हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने हार्मोन्स एंड एनिमल्स पढ़ा था। यानी एनिमल में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या काम है। ठीक है, लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस करना रह गई थी कि हमें हार्मोनल सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब सभी को पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है बहुत ही एडवांस है और बहुत ही फास्ट है, लेकिन नर्वस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम न्यूरल कनेक्शन पे बेस्ड है, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का मैसेज वहीं पहुंचेगा जहां पर न्यूरॉन की रीच होगी। अल्टीमेटली अगर मुझे बल्क में कहीं पर मैसेज पहुंचाना है तो नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम की रीच हर जगह नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, एक न्यूरॉन एक टाइम पे एक ही मैसेज सिग्नल लेके जाएगा और वो सारे सेल्स तक एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया। आपके स्कूल में टीचर को कुछ मैसेज देना, तो मैसेज देने के दो तरीके हैं ना। एक तरीका तो ये है कि वो सबको बुलाए और सबको मैसेज दे कि यहाँ पे रमेश आ जाओ, सुरेश आ जाओ। फिर वो क्या करे, उसको मैसेज दे कि आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कोई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मान लो कि कहीं पर न्यूज़ आई, जैसे कल पालम में भूकंप आया था, तो वहाँ पर न्यूज़ आई कि भाई भूकंप आया। तो भूकंप की सिचुएशन कैसी है, क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उस टाइम में तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर क्या करने वाले हैं, बल्क में मैसेज पहुंचाएंगे। कैसे, वो अनाउंस कर देंगे कि हाँ भाई हमारे एरिया में भूकंप आया है, सारे के सारे प्रेयर ग्राउंड में आ जाओ। तो ऐसे ही हार्मोन भी काम करता है। हार्मोन की रीच हर जगह होती है, ये बल्क में काम करता है। और जो न्यूरॉन है वो टीचर की तरह एक एक करके तुम्हारे कान में बुलाएगा, हाँ भाई तुम्हारा रिजल्ट ये हुआ है। तो इसलिए हमें हार्मोनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नर्वस सिस्टम की रीच हर जगह नहीं थी। दूसरा, नर्वस सिस्टम है तो बहुत फास्ट, फिर भी सिचुएशंस में वो बहुत धीमे पड़ जाता है, बहुत सिचुएशंस में बहुत धीरे पड़ जाता है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हार्मोनल सिस्टम की। डन। आज की क्लास में हम हार्मोन्स एंड प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो कोई आपसे पूछता है फाइटो हार्मोन क्या है। हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। याद रहेगा, प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। याद रहेगा, प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। देन हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। याद रहेगा, तो आपसे पूछता है फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या बोलोगे, हार्मोन्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। हमें 4 फाइटो हार्मोन्स बेसिकली पढ़ने हैं। सबसे पहला फाइटो हार्मोन है तुम्हारा ऑक्सिन। देन अगर मैं ऑक्सिन की बात करता हूँ तो ऑक्सिन एक ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन प्लांट्स में क्या करता है, ग्रोथ करता है। ऑक्सिन जनरली ग्रोइंग टिप्स में पाया जाएगा या तो रूट्स में पाया जाएगा, या तो ग्रोइंग टिप्स में पाया जाएगा या तो रूट्स में पाया जाएगा। देन नेक्स्ट इज ये कि ऑक्सिन क्या करता है, हमेशा शेडी साइड को प्रेफर करता है, छाया वाली साइड को प्रेफर करता है। याद रहेगा, इट इज फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स और रूट्स। याद रहेगा, कोई आपसे पूछता ऑक्सिन कहाँ पाया तो क्या बोलोगे, इट इज फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स और रूट्स एंड इंक्रीजेस देयर लेंथ। तो ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग टिप्स में या रूट्स में पाया जाता है। क्या करता है, उनकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा वो ये कि जो ऑक्सिन है वो हमेशा शेडी साइड प्रेफर करता है। इसका क्या मतलब है, देख लेकर आपसे। ये तुम्हारा कोई प्लांट का स्टेम है, ये स्टेम में भी पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाता है ग्रोइंग के पर्पज में, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पर सनलाइट है, तो जो ये वाला पोर्शन है क्या है, शेडी है। सारा ऑक्सीजन इस प्लांट का यहाँ पर आ जाएगा, सारा ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देन अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, ये वाला पार्ट ग्रो कर जाएगा। जैसे पार्ट ग्रो करेगा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, प्लांट ऐसे करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। याद रहेगा,
सनलाइट जिस तरह से ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड चला गया, यानी शेडी वाले रीजन में, शेडी वाले रीजन की ग्रोथ कर दी, ग्रोथ करने की वजह से हमारा प्लांट आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो हमेशा याद रखना जो टेंड्रिल्स वगैरह होती है ना प्लांट में, जो गोल गोल सी घूमी हुई होती है, टेंड्रिल बोलते हैं उसको, तो टेंड्रिल वगैरह इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं या इसी तरीके से काम करते हैं। तो आपसे पूछेगा ऑक्सीजन क्या करता है, बता दोगे इट इज फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स और रूट्स एंड इंक्रीजेस देयर डेप्थ। आपसे एग्जाम में से ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ कभी कभी बोल देता है कि टेंड्रिल कैसे चढ़ता है प्लांट पे किसी चीज सपोर्ट पे, समझाओ। तो एग्जांपल आप याद रखना, हमेशा बता देना कि टेंड्रिल आपके हाथ को टच करेगा। जैसे ये टेंड्रिल है, ये मेरा हाथ है, टच किया, टच करने की वजह से क्या हुआ, जो वाला हिस्सा इसके साथ टच है ना हाथ के साथ, वहां पर अंधेरा हो गया, देख रहे हो ना दोनों के बीच की जगह में, वहां अंधेरा हो गया, यहाँ पर रोशनी हो गई, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो अंदर वाले हिस्से का ऑक्सीजन ग्रो करेगा, जैसे ग्रो करेगा अपने आप मुड़ जाएगा। तो ऐसे मुड़ते मुड़ते क्या करता है, पौधे को लपेट लेता है। डन। तो ऐसा कुछ करता है काम हमारा ऑक्सीजन। तो ये ना तुम्हारा कि हाउ ऑक्सीजन वर्क्स। डन। अगला तुम्हारा गिबरेलिन। बट एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर गलती हो तो सही कर लेना। इट इंक्रीजेस हाइट या लेंथ ऑफ स्टेम। तो तुम्हारा गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करता है। गिबरेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करता है। ऑक्सीजन मोस्टली रूट्स और स्टेम में पाया जाता है, रूट्स और ग्रोइंग टिप्स में पाया जाता है। और गिबरेलिन तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज करता है। तो अल्टीमेटली कहाँ पाया जाता है, स्टेम में, या गर्थ बोल सकते हो, गर्थ या स्टेम बोल सकते हो, मतलब निचला हिस्सा स्टेम, याद रहेगा आपको। तो ये गिबरेलिन हो गया। इसके बाद तुम्हारा साइटोकिन। अगला क्या है तुम्हारा, साइटोकिन। अब साइटोकिनिन भी क्या करता है, तुम्हारा सेल डिवीजन करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन। साइटोकिनिन सेल डिवीजन कहाँ करते हैं, कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में। याद रहेगा। तो साइटोकिनिन क्या करता है, प्रोमोट सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। और कहाँ पाया जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट वगैरह जो होती है ना, फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइटोकिनिन कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं साइटोकिनिन के बाद आगे बढ़ता हूँ तो हमारा अगला क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्या है हमारा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। इसके एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ऐसे याद रखना, ये तीन क्या कर रहे हैं तुम्हारा, ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो तीन है ना तुम्हारा ऊपर वाला, ये तीनों क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और जो लास्ट वाला वो क्या करता है, ग्रोथ रोकता है। क्लियर है। तो एक बार इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो पता ही आपको मैथमेटिक्स दुर्घटना घटी। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी होती हैं, और तो कुछ है नहीं। एक बार नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और उम्मीद है फ्रेम पूरा कैप्चर कर पा रहा होगा। एंड भगवान की दुआ से फ्रेम कैप्चर तो कर पा रहा है, बट थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा है। चलो कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ये समझ लो, फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन कहते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करते हैं, ग्रोइंग टिप्स और रूट्स में पाया जाता है और उसकी इंक्रीज करता है लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है गिबरेलिन। गिबरेलिन स्टेम की ग्रोथ करता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में और सीड्स में पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। इसका एग्जांपल क्या क्या काम है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेटिंग ऑफ लीव्स। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है बताइए, तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, और वो अब आपको पता चल चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगले टॉपिक बहुत ही धाकड़ सा टॉपिक है।
तो आपसे मुझसे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या, तो क्या बताओगे? प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होती है ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। याद रहेगा, रिस्पॉन्स इन प्लांट पार्ट्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, और उस रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। याद रहेगा आपको, एक बार दोबारा चलिए सुन लो। मूवमेंट इन प्लांट पार्ट, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में क्या याद रखना है आपको, कि उनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो डिपेंड करती है स्टिमुलस के डायरेक्शन पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या लिख सकते हैं? मूवमेंट इन प्लांट पार्ट ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड डायरेक्शन of movement is related to direction of stimulus। याद रहेगा। इन शॉर्ट शब्द सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंड करती है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं दे आर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। याद रहेगा, इसे हम कभी भी डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। चलो जल्दी एक बार समझ लेते हैं। मूवमेंट इन प्लांट पार्ट ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की कंडीशन क्या है? जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा। मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल सोर्स जो चेंज करना चाहता है उसकी चेंज की डायरेक्शन पे ही चेंज होगा। इसे ऐसे समझ लो, अभी समझाता हूँ कि प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, शूट वाला पार्ट है, या सनफ्लावर का एग्जांपल ले लो। जिस तरफ सनलाइट होती है सनफ्लावर उसी तरफ घूम जाता है। यानी जो यहाँ पर स्टिमुलस है सनलाइट है, और जो मूवमेंट हो रही है उसके मूवमेंट वो क्या है? मूवमेंट है। रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारा? ट्रॉपिक मूवमेंट है। प्लांट का जो पार्ट घूम रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो प्लांट का पार्ट घूम रहा है किस चीज पे डिपेंड करता है? स्टिमुलस की डायरेक्शन पे। तो दोनों रिलेटेड है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे समझ लो कि सनफ्लावर सनलाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जिस तरफ सन होता है सनफ्लावर उसी तरफ घूम जाता है। यानी जो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। याद रहेगा, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता तो उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, और अगर डिपेंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। याद रहेगा, अगर रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो ट्रॉपिक, नहीं करेगा तो नास्टिक। ठीक है। और ट्रॉपिक वाले मूवमेंट हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट। याद रहेगा। और ये ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। प्लांट में ग्रोथ की मूवमेंट जितनी भी है सारी की सारी क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट ही है। डन। तो इस चीज को हम कभी कभी ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ट्रॉपिज्म क्या, तो क्या बोलोगे? ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रॉपिज्म की, तो तीन चार टाइप की ट्रॉपिज्म होती है। सबसे पहली ट्रॉपिज्म है फोटो ट्रॉपिज्म। सबसे पहले क्या? फोटो ट्रॉपिज्म। अगर आपसे कोई पूछता है फोटो ट्रॉपिज्म क्या, तो क्या बोलोगे? मूवमेंट। ऐसे कर समझ लो। कोई पूछता है आपसे फोटो ट्रॉपिज्म क्या, तो क्या बोलोगे? मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स। मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स ड्यू टू सनलाइट। Movement in plant part due to sunlight is called phototropism.
एग्जाम्पल ये मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, ये मूवमेंट एग्जाम्पल और भी करूँगा आपको ध्यान से देखने पर। अब लोगों ने नोटिस करा होगा, लेट्स से यहाँ पर कोई विंडो है, थोड़ी सी पेंटिंग और विंडो के पास है ना, यहाँ पर ये विंडो तुम्हारी इस तरफ है ना, सनलाइट है, यहाँ पर कोई पौधा आपने रखा हुआ घर के अंदर, डन। तो पौधा अपने आप क्या करेगा, यहाँ पर कोई पौधा रखा हुआ है, वो पौधा अपने आप ही यूं बेंड करके बाहर की तरफ यूं उड़ जाएगा। देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना, सनलाइट इस तरफ थी ना, तो जो शूट है, सनलाइट इस तरफ है, तो जो शूट है वो भी क्या कर रहा है, सनलाइट की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो ये सनलाइट की वजह से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। याद रखेगा, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट और एनी अदर लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। एग्जांपल के लिए मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, डन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रहेगा, अगर टुवर्ड्स सनलाइट हो, जैसे रूट, याद रहेगा, अगर प्लांट का कोई हिस्सा रोशनी की तरफ जाए, अगर प्लांट्स का कोई हिस्सा रोशनी की तरफ जाए, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहलाएगा वो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। हाँ, अगर प्लांट का कोई हिस्सा रोशनी से दूर भागे, अगर प्लांट का कोई हिस्सा रोशनी से दूर भागे, यानी अवे फ्रॉम सनलाइट, तो हम क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। याद रहेगा, अगर प्लांट का कोई हिस्सा रोशनी से दूर भागे तो क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, रूट्स। तो अब आपको याद रहेगा फोटोट्रॉपिज्म क्या है, प्लांट के किसी हिस्से का रोशनी की तरफ बेंड होना या रोशनी की वजह से उसकी तरफ मूवमेंट करना, उससे दूर मूवमेंट करना, क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। अगर उसकी तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, उससे दूर हो रहा है तो नेगेटिव। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, डन। फ्रेम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बार बार मुझे फ्रेम चेक करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं फ्रेम बार बार बिगड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कोई आगे चीज़ भी छूटे, मैं नेसेसरी का बोर्ड पे लिखूँ और आपको दिखे ना, और आप फिर परेशान हो, ठीक है। कोई ऐसा इशू है नहीं, बाकी हम लोग कोई आप सभी के सभी में माफ करते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म के बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगला क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब नाम से क्लियर है ना, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, मूवमेंट। तो कोई आपसे पूछता हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, तो मूवमेंट इन प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, movement in plant parts in response to water is called hydrotropism. Movement in plant parts in response to water is called hydrotropism. याद रहेगा, प्लांट पार्ट में मूवमेंट किसकी वजह से, वाटर की वजह से, क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म। वही अगर टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स वाटर, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर अवे फ्रॉम वाटर है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। टुवर्ड्स वाटर का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, रूट। अवे फ्रॉम का क्या होगा, शूट। अब एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने ना एक बॉटल ले रखा, कुछ भी बर्तन से ले रखा है, इसको नीचे हमने ना कॉटन पैड रख रखी है, रुई रख रखी है, डन।
और यहाँ पर इतनी दूर के लिए क्या है, हमने वाटर लगाया था, तो वाटर इतने लेवल तक क्या है, वाटर पानी है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। हमने यहाँ पर सीड जर्मिनेट कराने की कोशिश करी, लिक्विड मीन्स जर्मिनेट कराना। देखते देखते जो सीड के रूट्स हैं कहाँ रहेंगे, मूल के घूम फिर के यहीं आ जाएंगे। जो सीड के रूट्स है ना, रूट्स कहाँ करेंगे, पानी की तरफ आ जाएंगे। तो ये वाला जो इससे क्या कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये वाला इससे थोड़ा दिनों बाद ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठने के बाद पत्तियों में टूट जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ऐसा नहीं है, जो रूट है वो पानी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और शूट पानी से दूर भाग रहा है तो नेगेटिव। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैं तुम्हें समझाई, और आई गेस तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसके बाद भागूं थोड़ा सा अगर टॉपिक, तो क्या है, जियोट्रोपिज्म। अब यहाँ दिख रहा है ना आपको, जियो का मतलब क्या है, अर्थ या ग्रेविटी। जियो का मतलब क्या है, अर्थ या ग्रेविटी। ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, मूवमेंट। तो यहाँ से फिर हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स। ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपसे पूछता है जियोट्रोपिज्म क्या, तो क्या बताओगे, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी is called geotropism, is called geotropism। याद रहेगा। अब वही वाली बात दोबारा, अगर टुवर्ड्स है तो पॉजिटिव, अगर अवे है तो नेगेटिव। अगर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, ग्रेविटी से दूर जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है। अब इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाता है, रूट हमेशा क्या करते हैं, ग्रेविटी की तरफ जाता है। अगर मैं यहाँ पर जमीन बनाता हूँ, ये सॉइल है और ये जमीन को ऊपर वाले साइड है, यहाँ पर कोई पौधा अगर गिरना शुरू होगा तो जो शुरुआत के दौर में होगा उसकी जो पेंट्स होंगे ना, उनमें से लेकिन और रूट्स नीचे रहेंगे। दिस इज कॉल्ड रेडिकल, लूमन का मतलब शूट वाला ऐसा शुरू में जब ये सीड जर्मिनेशन होता है तब क्या है, और रेडिकल का मतलब क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या शो करता है, पॉजिटिव, और ये वाला क्या शो करता है, नेगेटिव। देख रहे हो ना, ये ग्रेविटी की तरफ भाग रहा है तो पॉजिटिव, ये ग्रेविटी से दूर भाग रहा है तो नेगेटिव। तो ये हमारा जियोट्रोपिज्म। तो कोई पूछेगा आपसे जियोट्रोपिज्म क्या, तो क्या बताओगे, मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब होमवर्क लिख लो कुछ कुछ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए के लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, सभी को क्वेश्चंस करके दिखाना है मुझे, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने पीछे दिए वो आपको करने हैं, साथ के साथ ह्यूमन्स, हॉर्मोन्स सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी चीज़ें करनी है आपको, नोट्स बनाने हैं, और वहाँ तक जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।